हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड आईआईटी जेएम मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन द लिमिट ऑफ अ फंक्शन। सो जो फंक्शन की लिमिट होती है उसके बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। सो फंक्शन के बारे में बात हम यहाँ पे करेंगे कि फंक्शन किसी भी लाइक कॉम्प्लेक्स फंक्शन की लिमिट क्या होती है। इससे पहले के जितने वीडियोज हैं आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होगा। इसमें हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में डिस्कस किया है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन जिसको हम डब्ल्यू कहते हैं, यानी कि वो एफ जेड होता है, वो उसको कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में। अ नंबर एल, यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि एल होता है, तो ये हो जाएगा अ नंबर एल इज सेड टू बी लिमिट ऑफ सिंगल वैल्यूड फंक्शन ओनली एंड ओनली डिफाइन फॉर एन सिंगल वैल्यूड फंक्शन। मतलब क्या हो जाएगा, सिंगल वैल्यूड फंक्शन का मतलब होता है कि ऐसे फंक्शन जिसमें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पे इट गिव्स ओनली एंड ओनली वन वैल्यूज। फॉर एग्जांपल like w is equals to sin z and w is equals to z square e to the power z, these all are the single valued function. Okay, so मल्टी वैल्यूड क्या होता है उसका भी एग्जांपल दे दूं मैं आपको। जैसे z पावर 1/3, अगर मैं z1 रखता हूं तो 1/3 यूनिटी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एंड 1 मल्टी वैल्यूड हो गए। इसमें तीन वैल्यू मिल रही है आपको, तो उसको हम मल्टी वैल्यूड कहते हैं। ठीक है, ये ओनली डिफाइन होता है सिंगल वैल्यूड के लिए। तो यहाँ पे एक ऐसा एल एग्जिस्ट करता है, ऐसा एल होता है जिसको हम लिमिट कहते हैं, से टू बी अ लिमिट फॉर एन सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ जेड डिनोटेड इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट जेड नॉट व्हेन जेड टेंडिंग टू जेड नॉट epsilon is greater than 0, however small there exists a number such that when every z minus z naught is greater than 0 less than delta for all f z minus l is less than epsilon। अब ये तो हो गया इसका प्रॉपर डेफिनेशन। भैया ये डेफिनेशन कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा है, हम समझाते हैं इसको। देखो होता क्या है, अगर मैं बात करता हूं, हम यहाँ पे दो प्लेन लेते हैं। चलो ये एक प्लेन हो गया और ये दूसरा प्लेन हो गया। ठीक है, हम इन दोनों प्लेन में बात करते हैं। देखो ये प्लेन हमने लिए हैं, 2D प्लेन है ये हमारे पास में। इन प्लेन में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक्चुअली जब आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बेसिक का वीडियो देखेंगे मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में, तो हमने वहां पे डिस्कस किया है सर्कल के बारे में। कॉम्प्लेक्स जो फंक्शन है उसके सर्कल के बारे में। तो उसका जो सर्कल होता है वो जेड माइनस जेड नॉट से रिप्रेजेंट होता है, इज इक्वल्स टू आर होता है। ठीक है, ये जेड वेरिएबल होता है, ये जेड उसके लिए सेंटर होता है, और ये आर जो होता है उसकी रेडियस होती है। तो अब यहां पे जो ये कह रहे हैं ना डिलीटेड नेबरहुड, इसका क्या मतलब है? ये पॉइंट आ रहा है यहाँ पे डिलीटेड नेबरहुड के में वो एग्जिस्ट करना चाहिए जेड, जब जेड की तरफ टेंडिंग करता हो। तो मैं एक सर्कल लेता हूं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। हम यहाँ पे एक सर्कल ले रहे हैं। अब देखो सर्कल क्यों ले रहे हैं, आप कहेंगे सर्कल ही क्यों ले रहा है, क्या पता चला ये सर्कल है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करता हूं ना, इसकी बात करता हूं जेड माइनस जेड नॉट, क्या आ रहा है, जेड माइनस जेड नॉट। जेड माइनस जेड नॉट है जो कि एक सर्कल है, और वो किससे लेस देन है, डेल्टा से लेस देन है। अब यार ये इनइक्वलिटी है तो मैं इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करके डेल्टा बना देता हूं। लेस देन का मतलब है उसके आसपास, यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं है, लेकिन हम समझने के हिसाब से हम इसको पर्टिकुलर पॉइंट पर ले लेते हैं। तो डेल्टा तो हो जाएगी इसकी रेडियस, मतलब ये जो रेडियस आ रही है वो डेल्टा है। सेंटर जो है वो इसका जेड नॉट है। ये फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ जेड हो जाएगा। अब जेड जो है वो जेड नॉट की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब जेड यहाँ पे जो जेड है वो जेड की तरफ जाएगा, मतलब रेडियस जो है वो इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस डेल्टा जो होगी ना वो जीरो से, रेडियस डेल्टा जो होगी ना वो कम होने की ना, रेडियस रेडियस कॉन्ट्रैक्ट होगी, कम होगी, रेडियस कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो ये इस तरफ जाएगा, सेंटर की तरफ जाएगा ना, जेड टेंडिंग टू जेड नॉट। उस टाइम पे इसका जो पास वाला डिलीटेड एरिया होता है ना, इस पॉइंट पर नहीं, इसके पास वाला एरिया, उसका नेबरहुड पॉइंट जो होता है उसमें कोई एक ऐसा एल एग्जिस्ट करता है। अब बात आती है एप्सिलॉन की। हम एप्सिलॉन के लिए देखते हैं दूसरा सर्कल जो कि हम बनाते हैं दूसरे प्लेन में। ठीक है, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये ओरिजिन हो जाएगा, इसमें भी ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, और ये ओरिजिन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं और उस सर्कल को समझने की कोशिश करना। हमने एक और सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया है। इस सर्कल में देखो ये वाला सर्कल तो था इसके लिए, ठीक है, इस सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। इस सर्कल की जो इक्वेशन होगी दैट इज द एफ जेड। एक्चुअली यहाँ पे एफ जेड नहीं आएगा, यहाँ पे ओनली जेड आएगा, क्योंकि जेड जो है वो जेड की तरफ टेंड कर रहा है।
जेड जो है वो जेड की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा एफ जेड माइनस एल इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन। तो यार यहाँ पे सेंटर कौन हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा एल, रेडियस कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा, एफ जेड हो जाएगा। मतलब यहां पे ऐसा एल एग्जिस्ट करेगा फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ, ये कितना है भैया, ये है ना एप्सिलॉन जो 0 से बड़ा है लेकिन बहुत स्मॉल है, क्या अगर हाउ एवर स्मॉल, जितना स्मॉल हो सकता है उतना स्मॉल वैल्यू है ना, बहुत बड़ा 4 5 6 7 ऐसी वैल्यू नहीं है। कैसी वैल्यू है, अगर मैं कह रहा हूं कि एल अगर यहाँ पे लाइक सेंटर जो है एप्सिलॉन जो है ना वो यहाँ पे है 0.001, तो यार ये 0.001 वैल्यू है, इसके लिए कोई ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करना चाहिए 0.001, वो उससे भी ज्यादा छोटा होगा, जिस कंडीशन में ये टेंड करेगा और वो जीरो की तरफ टेंड करेगा। यार ये अल्टीमेटली जो हम रियल नंबर में पढ़ते हैं ना वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, बट रियल नंबर पे लिमिट जो होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में भी होती है और राइट हैंड साइड में भी होती है और एट पॉइंट भी होती है। हम फाइंड करते हैं ना LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू FX, जब ये कंडीशन फॉलो होती है तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ऐसा कहते हैं ना, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो कंटिन्यूअस है, ऐसा हम कहते हैं वहां पे, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो लिमिट है ना वो एक पर्टिकुलर लाइन पे, अगर मैं रियल नंबर की बात करूं, मैं थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूं इसको रियल नंबर से, ये रियल नंबर की लाइन है, एक्सिस है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, इधर ये -1 है, ये -2 है। अब मैं इसको अगर मैं लिमिट पॉइंट ले रहा हूं, इसके नेबरहुड में कोई ऐसा है ना, इसको अगर मैं एल एप्सिलॉन ले रहा हूं, इधर एप्सिलॉन माइनस, इधर एप्सिलॉन प्लस डेल, इधर एप्सिलॉन माइनस डेल, इस रेंज में कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है जो कि, ध्यान से सुनना, इस तरफ से भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इस तरफ से भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब ये एप्सिलॉन क्या हो जाती थी, इसकी लिमिट हो जाती थी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, समझने की कोशिश करना, यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है, क्या बन रहा है, वहां पे सर्कल नहीं बनता, यहाँ पे सर्कल है, तो यार सर्कल में तो कहीं से लिमिट आ जाएगी, तो सर्कल में तो कहीं फिक्स ही नहीं है, इसलिए सर्कल में लिमिट एग्जिस्ट जो होती है वो क्या होती है, जेड टू जेड नॉट होती है, और वो इस रीजन के अंदर रहती है, 0 से तो बड़ा होता है लेकिन डेल्टा कोई एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिससे उसकी वैल्यू हमेशा छोटी रहती है, ये सर्कल बनता है, ठीक है। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, लिमिट जेड टू जेड नॉट एफ एक्स, सेम वही कंसेप्ट होता है जो कि रियल नंबर में चलता है। एक एग्जांपल हम इसको समझते हैं, ये आपको कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फंक्शन दे दिया, आप देखना मैं जो इसमें आयोटा पुट करूंगा तो यार ये 0/0 की फॉर्मेट बन रहा है, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, तो अनडिफाइंड फॉर्म या इनडिटरमिनेट कह दो आप, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं यार, DL हॉस्पिटल रूल लगाता है, DL हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, तो ये रूल हम यहाँ पे लगा देंगे। देखो एक्चुअली इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, बट अभी मैं आपको जनरल बता रहा हूं। तो DL हॉस्पिटल में क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, इसका ऊपर नीचे डेरिवेटिव कर दो तो ये हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू आयोटा हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ऊपर डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 12। डेरिवेटिव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आयोटा पुट करने पे 0/0 का फॉर्मेट आ रहा है जैसा हम रियल में करते थे, तो ये हो जाएगा 12z³ माइनस ये हो जाएगा 6z² प्लस ये हो जाएगा 16z -2 प्लस 0 हो जाएगा अपॉन ये हो जाएगा 1, ठीक है, 1 हो गया, आयोटा का तो 0 हो जाएगा, आयोटा क्या है, माई रूट ऑफ -1, डेरिवेटिव कांस्टेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। अब लिमिट पुट कर दो, 0/0 नहीं होगा, लिमिट पुट करना का मतलब z इज इक्वल टू आयोटा पुट कर दो। अब देखो, अभी हम कह रहे थे कि ये नेबरहुड में जाता है, कभी भी उस पॉइंट पे नहीं जाता है, लेकिन अब यहाँ पे इस पॉइंट पे जा रहा है, यानी कि ये जो जेड नॉड है ना, सॉरी एल जो है ना, वो किस पे एग्जिस्ट करेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, किस पे एग्जिस्ट करेगा, जेड नॉड पे, यानी कि एल जो है वो जेड नॉड पे एग्जिस्ट करेगा जब जेड टेंस टू जेड नॉट होगा और जेड टेंस टू आयोटा हो जाएगा, और जेड नॉट की वैल्यू यहाँ पे क्या है, आयोटा है, उस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे तो यार ये हो जाएगा 12 आयोटा क्यूब -6 आयोटा स्क्वायर, ओके, ये हो जाएगा -6 आयोटा स्क्वायर प्लस 16 आयोटा माइनस ये हो जाएगा 2। तो इस कंडीशन में इसकी जो लिमिट आएगी दैट इज द 12 -1, आयोटा क्यूब जो होता है वो -1 होता है, माइनस ये हो जाएगा 6 आयोटा स्क्वायर जो होता है माइनस, एक सेकेंड, सॉरी फॉर दैट, आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, आयोटा क्यूब जो होता है वो माइनस ऑफ आयोटा होता है, तो यहाँ पे तो माइनस आयोटा आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा प्लस, और ये आयोटा सेम रह जाएगा 16 आयोटा माइनस ये हो जाएगा 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -12 आयोटा प्लस 6 प्लस 16 आयोटा माइनस ये हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा आपके पास में 4
एंड प्लस 4 आयोटा। तो ये भाई साहब इसका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, लिमिट पुट करना, लेकिन अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो आप उसको डीएल हॉस्पिटल रूल से कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे और तरीके भी हो सकते हैं कि भाई किस वजह से 0/0 आ रहा है, उस टर्म को आप रिमूव भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे नोट पॉइंट्स के बाद में। नोट पॉइंट क्या क्या दे रखे हैं कि अगर मैं कह दूं कि लिमिट जेड टेंस टू, लिमिट जो है वो जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड जो है उसको हमने ए ऐड कर दिया, और हम यहाँ पे बात करते हैं लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट जी एक्स जी जेड जो है उसको हमने बी ऐड कर दिया। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, इन दोनों को ना ए प्लस बी को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों के इक्वल हो जाएगा। मतलब समझने की कोशिश करें आप, हमने इसको ए एंड बी से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करें, पहले इसकी लिमिट निकाल दें, उसके आंसर निकाल दें और उसके बाद में ऐड करें, या फिर पहले ऐड करें और फिर लिमिट लगाएं, आंसर दोनों का सेम आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, यहां से हमने इसको ए एंड बी यहां पे कंसिडर किया है। तो अगर हम यहाँ पे लिमिट एफ जेड जी यार जी एक्स नहीं है यार, ये जी जेड है, सॉरी फॉर दैट, ये भी जी जेड है, यहाँ पे सब जगह जी जेड है, ठीक है। तो जब हम एफ जेड एंड जी जेड को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, सब जगह उसको पहले सब्ट्रैक्ट करें। देखो यहाँ पे हम पहले पहले हमने क्या किया, इनको ऐड कर दिया, फिर हमने लिमिट लगाई और हमने अलग अलग लिमिट लगाई, दोनों के आंसर सेम आएंगे। हमने पहले इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर अलग अलग सब्ट्रैक्ट किया, दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। पहले हम इनको मल्टीप्लाई करके फिर लिमिट लगा रहे हैं, या फिर पहले लिमिट लगा के फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम आंसर आएगा। डिवाइड भी कर रहे हैं तो ये होना चाहिए, बट डिवाइड में एक चीज ध्यान रखना, बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट जी ऑफ जेड जो है ना वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो ये डिफाइन नहीं होगा। और जेड बार जो होता है वो ए बार के इक्वल होता है। जेड बार का मतलब क्या होता है, देखो अगर जेड हमारे पास में एक्स प्लस आयोटा वाई है तो यार जेड बार जो होता है एक्स माइनस आयोटा वाई होता है, ठीक है। ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि जो लिमिट होती है वो कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। पाथ पे डिपेंड क्यों नहीं करती है कि लिमिट हमेशा एक रास्ते पे जाती है। लिमिट कहीं से भी जाओ भाई, लिमिट तो लिमिट होती है। ऐसा थोड़ी है, अगर मैं बात करूं, ये आपके पास में एक प्लेन है, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है और वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है और वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो यार वो तो डायरेक्ट भी आ सकता है, वो इधर जाके इधर भी आ सकता है, इधर जाके इधर भी आ सकता है, किधर से भी आ सकता है ना। लिमिट पाथ पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए, लिमिट तो लिमिट होती है, कहीं से भी आ जाए, लेकिन आंसर सेम होना चाहिए। जो ही अगर पाथ पे डिपेंड कर गई तो वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं, प्रूव दैट इट इज डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट जो है वो इसकी 0 की तरफ टेंड ही नहीं कर रही है। तो पहले तो हम जानते हैं कि भाई 0 की तरफ टेंड नहीं करेगी, लिमिट हमेशा इंडिपेंडेंट होती है पाथ से, पाथ से इंडिपेंडेंट होती है। तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि भाई लेट जेड टेंस टू 0 अलोंग अलोंग एक्स एक्सिस। मैं कह देता हूं कि जेड ये एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, तो यार एक्स एक्सिस के अलोंग जाएगा तो वाई तो 0 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। जेड बार जो होता है वो एक्स माइनस आयोटा वाई होता है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट का यहाँ पे साइन चेंज कर लिया जाता है। यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, जेड बार अपॉन जेड। अब अगर जब ये एक्स एक्सिस के अलोंग तरफ एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई। वाई 0 रखने पे यार ये क्या हो जाएगा, एक्स आ जाएगा, जेड का वैल्यू एक्स हो जाएगा। और जेड बार का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस आयोटा वाई है, एक्स माइनस आयोटा वाई है, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे ओनली एक्स हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे लिमिट जेड टेंस टू 0 जेड बार अपॉन जेड करते हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा, जेड लिमिट जेड टेंस टू 0 ये हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है, यहां से इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। चलो ठीक है। अब हम वापस क्या करते हैं, लेट कंसीडर जेड टेंस टू 0 अलोंग हम क्या ले लेते हैं भाई, दोनों पाथ चेक कर लेते हैं, या तो एक्स पाथ से आ सकता है या वाई पाथ से आ सकता है। हम यहाँ पे ले लेते हैं वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस लेंगे तो यार x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब x इज इक्वल टू 0 आएगा तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई की वैल्यू x 0 रखने पे इसकी वैल्यू आयोटा वाई आ जाएगी, और z बार की वैल्यू x माइनस आयोटा वाई x 0 रखने पे ये माइनस ऑफ वाई हो जाएगा। अब हम अगर इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पुट कर देंगे, लिमिट z टेंस टू 0 z बार अपॉन z वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट z टेंस टू 0 ये हो जाएगा माइनस ऑफ आयोटा वाई अपॉन आयोटा वाई। आयोटा से आयोटा कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, आपको -1 मिलेगा। यार एक
वैल्यू पे, एक पाथ से हमको वैल्यू 1 मिल रहा है और एक पाथ से हमको वैल्यू -1 मिलता है, दीज आर नॉट इक्वल, ये इक्वल ही नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि लिमिट z टेंस टू 0 z बार अपॉन z डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसका लाइक प्रूफ भी हो जाएगा भाई, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, एग्जाम्पल हो जाएगा। और ये नोट पॉइंट आपको 100% ध्यान में रखना है कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, वो हमेशा इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और ये मस्ट, इट इज नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे लिमिट के बारे में डिस्कस की है। तो लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन का जो पूरा टॉपिक है हमने एक वीडियो में पूरा कंप्लीट किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स, और इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।